हाँ। कल पढ़े थे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, सॉरी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आप जानते हैं प्रकाश अपवर्तित होती है कब? जब माध्यम चेंज होता है तब। उसमें बताए थे हम सबसे लास्ट में प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस नियम से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहा जाता है। और इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं इसके? दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। कौन कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। और इसी नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। इतना बता दिए थे ना हम प्रकाश के अपवर्तन में, इतना हम बताए थे। अब इसके बाद बता रहे थे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ पद। और कल आप लोग बता रहे थे कौन कौन सा पद होता है। तो पहला होता है आपतित किरण। पहला पद क्या होता है? आपतित किरण। दूसरा होता है अभिलंब आपतन बिंदु, जहां पे टकराता है वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। तीसरा होता है आपतन बिंदु पर खींचा जाता है लंब एक, जिसको कहा जाता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? अभिलंब कहा जाता है। चौथा पॉइंट था इसका अपवर्तित किरण। चौथा पॉइंट क्या था? अपवर्तित किरण। चौथा पॉइंट क्या था? अपवर्तित किरण। पांचवा पॉइंट हो जाता है इसका आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। और छठवां पॉइंट होता है इसका अपवर्तन कोण। क्या होता है बच्चों? अपवर्तन कोण। ये सब पॉइंट हम बताए थे कल। आपतित किरण, आपतन बिंदु। इसके बाद में कौन क्या होता है? तो ये जो किरण आती है आपतित किरण, जहां टकराती है आपतन बिंदु, ये लंब खींच देंगे अभिलंब। और जो टकरा करके मुड़ जाती है अपवर्तित किरण, इनके बीच जो कोण बनता है आपतन कोण। यहां पर जो कोण बनता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? वो यही ना बताए थे। क्या कहलाता है वो? अपवर्तन कोण। तो अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे आपतित किरण क्या है। वह किरण जो किसी माध्यम से चलकर आती है तो वही क्या कहलाएगा? आपतित किरण। जहां पर टकराती है आपतन बिंदु, जहां पे जाके टकराती है क्या कहलाएगा? और आपतन बिंदु पर अगर हम कोई लंब खींच देंगे तो क्या कहलाएगा वो? जो मुड़ करके जा रही है किरण, अब कौन सा किरण कहलाएगा वो? अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? इतना समझ में आ गया? यही चीज बस सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। आपतित किरण क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो दो माध्यम को अलग करने वाला सतह पर जो किरण जा रहा है उसी को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए टकराती है, जाकर के जहां से टकराती है उसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। इसके बाद में उसी आपतन बिंदु पर जब हम लंब खींच देंगे वो, तो क्या कहलाएगा वो? अभिलंब। क्या कहलाएगा? जो मुड़ करके किरण जा रही है वो कौन सा किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो सीखे थे। प्रकाश के जब परावर्तन होता था तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो जाता था? लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। या तो इसमें छोटा होगा, नहीं तो क्या होगा? बड़ा होगा। या तो बड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा? छोटा होगा। आपतित किरण किसे कहते हैं बोलो? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को
आपतित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आता है अभिलंब। किसी सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इतना समझ में आ जाएगा ना। अब आता है अपवर्तित किरण। प्यारे बच्चों, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ जाएगा। जो किरण मुड़ के जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा? अपवर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। लेकिन अपवर्तन में या तो बड़ा होगा नहीं तो। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलिए। अब आता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन समझिएगा ध्यान से इसको। अब जो किरण है, हाँ अच्छा कल बताए थे हम कि अगर कोई किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से कहां जा रही है? सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर भागेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या भागेगी? दूर भागेगी। कल बताए थे ना इसका कंसेप्ट हमें। ये पार्श्विक विस्थापन में होता क्या है? ये है कांच का स्लैब। कांच का क्या है? स्लैब है। कांच का एक टुकड़ा है। कांच का क्या है? एक टुकड़ा है। अब यहां से ये किरण आपतित हो गई। एक किरण क्या होगी बच्चों? समझिएगा। पार्श्विक विस्थापन 2 नंबर में आता है। ये आपतित होगी। ये किरण है हवा में। किरण कहाँ है? ये क्या है? यानी कि हवा के सापेक्ष ये सघन है कि विरल है? सघन है ना। ये किरण जा रही है, हवा से आ रही है। कहां से आ रही है? जो टकराया ये कौन सा बिंदु कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा ना। ये कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। कौन सा किरण हुआ ये? आपतित किरण। प्रकाश जब विरल से सघन में आए, प्रकाश जब विरल से सघन में आए तो अभिलंब से दूर भागेगी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना। तो यहां पे खींच दिए हम अभिलंब, अभिलंब खींच दिए ना। अब ये किरण को जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन इस तरफ जाएगी नहीं। काहे नहीं जाएगी? क्योंकि ये किरण घूमेगी। किरण यहां पे क्या करेगी? ये मुड़ेगी। काहे मुड़ेगी? क्योंकि इसका माध्यम चेंज हो रहा है। तो माध्यम चेंज हो रहा है तो बच्चों ये मुड़ेगी तो इस तरह से कुछ मुड़ेगी और अभिलंब से नजदीक मुड़े। बोलेगी इन्हें कहे मुड़ाए, इन्हें कहे नहीं मुड़ा दिए। अरे ना, इन्हें नहीं मुड़ा सकते हैं। अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अब ये किरण जो है इधर ना जाकर के मुड़ गई। अब बताओ, ये था कांच, क्या था? ये क्या था? हवा। यानी कि ये माध्यम कैसा है? विरल। हवा यानी कि माध्यम कैसा है ये? और ये माध्यम कैसा है? जब विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन फिर तो माध्यम चेंज हो रहा है। कांचवा होता नहीं है ना था। नहीं होता है कि कोनो लइकवा कोई भी बड़ी फुटाता है मरबा मरबा, कोई जनता है गुजर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि चल ठीक बा 10 मिनट रह ले, फिर तो अकेले होकबे करबे। उती घड़ी क्या करम तरह के हम कूटम धके, बुझा रहे ना। नहीं पुलिस वाले सामने है, पुलिस है तो खूब फुटफुटा रहे हैं। बोलो ना, बोला तो पुलिसिया का तारे बैठा रही है। जैसे ही जइहन तो उधर से दूसरे से फड़का कर मैंने से धराई। तो वही हाल है। बीरल से कहाँ गया? अभिलंब की ओर मुड़ गया। में से निकलेगा कि यहीं में रहेगा? अब बताओ, निकलेगा तो फिर अभिलंब खींचेंगे एगो हम। अब बताओ, ये अभिलंब की ओर भागेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? अभिलंब से क्या भागेगा? दूर भागेगा ना। अभिलंब से क्या भागेगा? ये दूर भागेगा। तो प्यारे बच्चों, ये फिर से मुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर से ये मुड़ जाएगा कुछ
इस तरह से, दुर्भाग्य है ना, ये किरणवा को जाना चाहिए था ऐसे, देखो जाना चाहिए था ना ऐसे, लेकिन मुड़ गया उन्हें, बुझा गया, समझ में आया कैसे कैसे हुआ ये। तो ये देखो, ये है आपतित किरण, क्या है, और ये है जैसे मुड़ा तो अपवर्तित किरण ना, कौन सा किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। सुनना ध्यान से, हेजा से चला शुरू में आपतित, हेजा क्या हो गया, परावर्तित नहीं, भुला जाओ परावर्तित को, क्या हो गया है ये, अपवर्तित। अरे बबुआ ये दोबारा मुड़ गया, तो अपवर्तित तो एक बार कहिए दिए हैं, अब इसको क्या कहें, कहे कि हई हो गया आपतित, हई का हो गया अपवर्तित। अगर कोई किरण तिबारा मुड़ गया, एक बार मुड़ा, दोबारा मुड़ गया, अब मुड़ के निकला, तो ये कहलाएगा निर्गत किरण। कौन सा किरण कहलाएगा, समझ में आ गया, निर्गत किरण क्यों कहें इसको, क्योंकि हेजे अपवर्तित हो चुका था ये, अब फिर अपवर्तित कहेंगे तो समझ में ना आएगा कि किसके बीच, अपवर्तित किरण। ये जो निकलेगा बिल्कुल इसी के जैसा निकलेगा, खाली रास्ता थोड़ा सा क्या कर गया, भटक गया, यहां से ना आकर के कहां से आ गया, अब यहां से, बुझा रहा है ना। तो हमें सीखना कौन था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। तो अब सुनो, ये दोनों के बीच में कुछ जगह बन गया है का, ये दोनों के बीच में कुछ जगह बन गया है का, तो इन्हें दोनों के जगहिया जो बना है इसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे थे, बुझा गया क्या क्या है, कैसे कैसे समझ में आ गया। यहां से किरण चला आपतित, ये विरल से चल रहा था कहां, सघन में, सघन से फिर कहां निकला ये, विरल में, नीचवा फिर तो हवा है ना, नीचवा फिर क्या है, हवा, हवा यानी कि कौन सा माध्यम है, विरल ना, विरल, क्योंकि देखो ये विरल से चला सघन में, सघन से फिर कहां चला, तो ये जैसे ही विरल से सघन में प्रवेश किया तो ये मुड़ गया अविलंब की ओर, अविलंब की, जैसे ही सघन से विरल में निकला तो फिर भाग गया अविलंब से दूर। अरे क्यों, क्योंकि इधर इसको भागना चाहिए था ना, लो दर्शा देते हैं, इसको जाना चाहिए था इधर ना, लेकिन उधर भाग गया ये। अब ये जो पहला, अब पार्श्विक विस्थापन क्या है, देखो आपतित किरण है, आपतित ना किरण है, और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते, आ गया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब सवाल आता है कि सर जी तनी तनी कोड़वा बताइए, अब हेजा कौन सा कोण बनेगा, आई क्या बनेगा, हेजा कौन सा कोण बनेगा, क्योंकि अपवर्तित किरण है ना। अब बताओ हेजो तो अभिलंब खींचे हैं, हाई कौन कोण बनेगा, आई कैसे, आई हो चुका है, वो कौन सा कोण बनेगा, पहला वाला बना है आपका, पहला वाला बना जिसको कहा जाएगा आपतन कोण, क्या कहा जाएगा, आपतन कोण, पहला वाला जो बना वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और दूसरा वाला जो बना हेजा ये कहलाएगा परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, जब हेजा बना तो ये कहलाएगा निर्गत कोण, निर्गत। ये किरण कौन सा है, निर्गत किरण, ये कोण कौन सा है, समझ में आ गया क्या करें हम। आपतित किरण, ये फिगर बनाने आ जाएगा ना अब, ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, दोनों के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहा जाएगा, पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाएगा बच्चों, पार्श्विक विस्थापन, क्या समझ में आ गया बोलो। देखो ये कांच का स्लैब है ना, ठीक, अगर हम प्रकाश गुजारेंगे इससे
तो ठीक इसी तरह से देखो निकलेगा। ये हुआ कौन सा किरण, कोई बता सकता है? आपतित किरण। ये कौन सा किरण हो गया? अपवर्तित अपवर्तित किरण। और यहां से फिर निकला तो कौन सा किरण निकला? ठीक इस तरह से निकलेगा ये। तो इन दोनों के बीच का जो बीच का दूरी है ना, इसी को क्या कहा जाएगा? पार्श्विक विस्थापन। अच्छा ये नहीं बताए देखो। हाँ, निर्गत कोण को सूचित किया जाता है ई द्वारा। किसके द्वारा? हाई है आई, हाई है आर, हाई कौन सी है? बुझा जाएगा। निर्गत कोण किसे कहा जाता है? निर्गत कोण किसे कहा जाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाएगा? निर्गत कोण। अगर अब कोई पूछेगा कि निर्गत किरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि अगर कोई किरण किसी माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण होती है, और फिर वो किसी और माध्यम में प्रवेश करती है तो वही अपवर्तित किरण अब कौन सा किरण कहलाती है? निर्गत किरण कहलाती है। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत। हैं? समझ में आ जाएगा? बोलो। पार्श्विक विस्थापन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली से होकर गुजरती है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते। आपतित किरण, बोलो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच की सिल्ली से होकर गुजरती है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? अरे बहुत आसान है, देखो इसको आसान हम जल्दी फिगर कैसे बनता है? बना, ऐसे आया, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ये निकला, ये किरण कहलाएगा डी, पार्श्विक विस्थापन। बुझा गया? हैं? बुझा जाएगा ना? ये देखो यहाँ पे ये फिगर आप लोग कैसा मिलेगा कुछ, ठीक है? ये आपतित किरण, वाह, आपतित किरण, ये कौन सा किरण कहलाएगा? अपवर्तित किरण। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। ये भी क्या है? अभिलंब। ये क्या है? कांच का स्लैब। ये क्या है? पार्श्विक विस्थापन। और ये किरण कौन सा है? आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत? बोलो। आगे देखते हैं। आ गया, देखो निर्गत किरण किसे कहते हैं। आ गया ना? तो निर्गत किरण किसे कहा जाएगा? अगर कोई किरण किसी कांच के स्लैब से प्रवेश करती है तो अपवर्तित होती है, और कांच के स्लैब से फिर हवा में प्रवेश करती है तो फिर से अपवर्तित होती है। इसी दूसरी बार अपवर्तित किरण को कौन सा किरण कहा जाता है? ना बुझाया अभी? कभी से नहीं समझा रहे थे कि अगर कोई किरण हवा से किसी कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो अपवर्तित होती है, और जब वह पुनः कांच से हवा में प्रवेश करती है तो पुनः अपवर्तित होती है। इसी अपवर्तित किरण को निर्गत किरण कहते हैं। इसी अपवर्तित किरण को कौन सा किरण कहेंगे? ऐसा समझ में? कौन सा किरण कहा जाएगा इसको? दोबारा जो है किरण में घूम रहा है ना, एक करे के कहा जाता है निर्गत। दोबारा जो घूम रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? चलो बताओ, ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? आई यानी कि आपतन कोण ना। और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा? आर यानी कि अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण ना। यहां पे बताओ, निर्गत कोण। कौन सा कोण? कौन सा कोण? हनुमान खड़े हो जाइए, जाइए हिमालय संजीवनी बूटी लाइए। नहीं, ये कौन सा कोण है? आई यानी कि आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। और ये कौन सा कोण है? बैठ जाइए, मत जाइएगा आप। बुझा गया ना? अरे कोई दिक्कत है? अब आ गया निर्गत कोण। निर्गत कोण का डिफिनेशन क्या दोगे? अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता। कोई दिक्कत? बोलो। अब निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? बोलो। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अभिलंब और
निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। ये क्या हुआ? आपतित जो बबुआ हई जवन किरणवा हो ना, हई जो निकलेगा ना, ये बिल्कुल समानांतर निकलेगा। बिल्कुल क्या निकलेगा? समानांतर निकलेगा। बिल्कुल क्या निकलेगा? और हेजा जितना कोण बनेगा 30 डिग्री, तो हे जो इतने कोण बनेगा 30 डिग्री। यानी कि निर्गत कोण और आपतन कोण आपस में क्या होता है? निर्गत कोण और आपतन कोण आपस में क्या होता है? आपतित किरण किस किरण के समानांतर होती है? आपतित किरण किस किरण के समानांतर होती है? आपतित किरण किस किरण के समानांतर होती है? कस के बोलो। और आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? बुझा जाएगा? हैं? ये निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण है, ये अपवर्तित किरण है। अब से यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। कौन कह रहा है हाँ कहाँ है? माध्यम चेंज नहीं हो रहा है। अरे मैं माध्यम चेंज नहीं हो रहा तो तू घुमा कैसे दिया? कि बिहार है, कुछ घुमा दोगे? अरे पहले कांच का स्लैब तो ले लो। वही हाल हो गया कि चश्मा लिया है, चश्मा में शीशे नहीं है। अरे सर जी हम दिखाई नहीं दे रहा है। वो आदमी चश्मा लेने गया। क्या लेने गया? चश्मा लेने गया, ठीक है। और उसको चश्मा वाला एथू रखा रहता है, वो सब लेंस रखा रहता है, डाल डाल चेक करता है कि इसको कितना पावर का लेंस देना है। उसी को आंख जांच करने वाला मशीन कहता है। हम गए थे एक बार चश्मा लेने, तो हम चश्मा मतलब खराब नहीं है, ठीक है, भगवान के दया से ठीक है। हरा सब्जी खाओगे तो कभी खराब नहीं होगा ना। हरा सब्जी खूब खाओ, कांचे पाकल कसम खा जाओ। कांचा सब्जी नहीं खाते हो तुम लोग? कांचा सब्जी नहीं खाना चाहिए। खीरा कौची खाते हो? कांचे ना। मूली क्या होता है? कांचे ना होता है। मटर क्या होता है? कांचे ना होता है। टमाटर, गाजर, बोदी, गोभी खा जाता है आदमी, बैगन खा जाता है, बांधा गोभी खा जाता है। हौकुल हौ देता है जो कौची हाई एक रोल वाला वो सब काम में डाल देता है, मार लाता है, बंधा गोभी उठा के सड़ल पाकल है सब भर के चला देता है। मोमोज वाला, चलो छोड़ो। देखो क्या बता रहे थे, कहानी बता रहे थे ना। तो वो एक लेंस डाला, बोला हाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बोला कि नहीं। दूसरा का डाला, बोला कि क्या लिखा हुआ है, तो बोला कि नहीं बुझा रहा है। अगला नहीं बुझा रहा है, अगला नहीं बुझा, सारा लेंस डाल दिया, बुझा ही नहीं रहा था उसको। बोला पढ़ने आता है? तो नहीं दिखा तो अगर पढ़ने ही नहीं आता था हम बता रहे थे ना, एक दिन एक आदमी था, पब्लिक को चुप करा रहा था। और कोई पब्लिक क्या नहीं हो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। क्यों चुप नहीं हो रहा था? क्योंकि पब्लिक सामने था ही नहीं। बाबुआ कौन सा किरण है? आपतित किरण हो सकता है, लेकिन यह अपवर्तित किरण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक माध्यम चेंज ना होगा, अब चेंज हो जाएगा ना, तो यह अपवर्तित किरण, और ये इधर से फिर चेंज हो गया तो कौन सा किरण कहलाएगा? बुझा जाएगा? कोई दिक्कत? अब सवाल आया कि पार्श्विक विस्थापन किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पार्श्विक विस्थापन कांच की स्लैब के मोटाई का समानुपाती होता है। यानी कि जितना मोटा कांच लेंगे पार्श्विक विस्थापन उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर इतना पतला सा कांच लोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, इतनी आएगा। लेकिन यही इतना मोटा सा कांच ले लोगे तो देखो अब क्या होगा। ये देखो बढ़ गया। जैसे ही कांच का हम मोटाई बढ़ाएंगे तो पार्श्विक विस्थापन भी अपने से क्या बढ़ जाएगा?
बढ़ गया ना। तो कांच की मोटाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा चीज, अगर कांच का तुम मोटाई समानुपाती रखो, बराबर रखो, कोण क्या है ना कि ऐसे कोण से घुमाओ तो हल्का सा घूमेगा और हल्का सा इधर से भी निकलेगा, तो ये तो नहीं आएगा। लेकिन अब यहां पे आपतन कोण को बढ़ा दो, ऐसे निकलेगा, ऐसे घूमेगा और ऐसे निकलेगा। तो अब देखो, कांच का मोटाई हम बराबर लिए थे, अब की बार कम ज्यादा क्या कर दिए, आपतन कोण। तो आपतन कोण का क्या हो गया, ये समानुपाती। पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब के अपवर्तनांक का समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसा इसका अपवर्तनांक रहेगा, जैसे कि कैसा शीशा है, क्योंकि आप देखे होंगे चश्मा भी अलग अलग आता है। एक चश्मा होता है पहनिए कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, एक चश्मा पहनिए हल्का सा में पावर रहता है, कोई को होता बहुत ज्यादा पावर रहता है, जिससे दादाजी के चश्मा होता है एकदम पहनने पर कुछ दिखता ही नहीं है। और पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो, पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब के मोटाई का समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब का मोटाई का समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब के अपवर्तनांक का समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आता है अपवर्तनांक। समझिएगा अपवर्तनांक क्या है। स्नेल का नियम पढ़ चुके हैं आप लोग। स्नेल का नियम को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या पढ़े थे, किसी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक का मतलब जानते हो क्या हुआ, जैसे कोई आदमी धनी है कि गरीब है, खाली आप बताना कि धनी आदमी है कि गरीब आदमी है। हाँ चलो बताओ, ये धनी आदमी है कि गरीब आदमी है। अरे मूर्खो बताओ, धनी है कि गरीब है। और बना देते हैं दो तीन को। हाँ बताओ, ये धनी है कि गरीब है। इसको बताया नहीं जा सकता है, लेकिन अब लिख रहे हैं हम। इसके पास 20 करोड़ रुपया है, इसके पास 20 लाख है और इसके पास 20,000 है। अब बताओ कौन धनी हुआ। ये थोड़ा सा कम हुआ। जैसे ही आप इसका पैसा पूछे, पता चल गया कि धनी है कि गरीब है कि भिखारी है, धनी है गरीब है कि इसके तुलना में तो भिखारी है ना है। बुझा गया ना। जैसे ही पैसा बता, वैसे ही अगर किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक अगर जान जाइएगा, तो अपवर्तनांक बस यही बताने के लिए आता है कि उसमें प्रकाश कितना तेज चलेगा, उसमें प्रकाश कितना तेज। अगर अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, प्रकाश उतना ही कम चलेगा, और जितना कम होगा उतना ही प्रकाश। समझ में आ गया। जैसे आप पैसा देख करके तुरंत बता दिए कि धनी है कि, तब अपवर्तनांक देख के बताया जा सकता है कि प्रकाश उस वस्तु में तेज चलेगा या धीमा चलेगा। तेज चलेगा या, जैसे अगर किसी वस्तु का अपवर्तनांक 1 है और किसी वस्तु का अपवर्तनांक 1.5 है, तो समझ लो कि इसमें कम चलेगा और इसमें अपवर्तनांक जितना कम, प्रकाश का वेग उसमें उतना ही
तो अपवर्तनांक, अब मान लो कि हर जगह प्रकाश का वेग नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो इसीलिए क्या निकाल दिया गया, अपवर्तनांक निकाल दिया गया। वो अब खाली अपवर्तनांक पूछ करके आदमी पता लगा लेगा कि ये तेज चलेगा कि धीमा चलेगा। समझ में आ गया क्या है। अब क्या है अपवर्तनांक, तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। शून्य का मतलब होता है निर्वात, और निर्वात को हम लोग हवा मान के चलेंगे, यानी कि हवा में प्रकाश का चाल। जैसे आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसका निकालना है, कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो आपको निकालना होगा हवा में प्रकाश की चाल और बटा में कांच में प्रकाश की चाल, तो आपको पता चल जाएगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। जैसे अब बताओ शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8, आकाश में कितना होता है 2 गुना 10 के पावर 8, कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बार में आएगा 1.5 ना, 1.5, यानी कि कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.5। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता। ध्यान से रखना, जिस माध्यम का पूछेगा उसी को नीचे रख देना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा उसी, जैसे किरासन में पूछेगा कि किरासन में प्रकाश की चाल को नीचे रख देंगे, हीरा में पूछेगा हीरा में प्रकाश की चाल को कहां रख देंगे, नीचे, पानी में पूछेगा पानी में प्रकाश की चाल को कहां रख देंगे, नीचे। किसी भी चीज में अगर अपवर्तनांक जिसका पूछेगा उसी को कहां रखना है, नीचे। समझ में आ जाएगा, बोलो। शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। समझ में आ गया। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक है। इसे ए म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, म्यू या एन द्वारा, म्यू या एन द्वारा। और इसका शून्य में प्रकाश की चाल को सूचित करता है सी द्वारा और इसको सूचित किया जाता है भी द्वारा। तो म्यू या एन बराबर होता है सी बाई भी, म्यू या एन बराबर होता है सी बाई, समझ में आ जाएगा ना, भी है ये, भी क्या है, भी। बताओ शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाएगा। बोलेगा कि पहले बार और डिफिनेशन बताए थे, आपतन कोण की जय अपवर्तन कोण की जय, वो कहां गया, वो आ गया, देखो ये या दो गो डिफिनेशन है। अथवा प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा आपतन कोण की जया बटा में अपवर्तन कोण की जया, यानी कि म्यू या एन बराबर होता है साइन आई या बटा में साइन। समझ में आ गया। दो गो फॉर्मूला होता है, एक होता है एन बराबर सी बाई भी। कब इसका प्रयोग करेंगे, जब चाल दिया रहेगा, जब दोनों का चाल दिया रहेगा, लेकिन अगर दोनों के बीच का कोण दिया रहेगा तब प्रयोग करेंगे साइन आई और बटा में साइन आर। समझ में आ गया। और इसको स्नेल का नियम कहेंगे, वो पहले वाला का नहीं। साइन आई बटा में साइन आर को क्या कहा जाता है, स्नेल का क्या कहा जाता है, स्नेल का। कोई दिक्कत है। अपवर्तनांक का मात्रक, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है बबुआ, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है बताइए। अपवर्तनांक का सूत्र होता है शून्य में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बाटा में उस माध्यम में, अरे बोलो, उस माध्यम में प्रकाश की। मान लो कि कोई प्रकाश नाम का लड़का है, तो उसका चाल निकाल लो हवा में, पानी में, किरासन में, अब बस अपवर्तनांक फट देनी उसका। अरे ऐसा नहीं है, वो प्रकाश हाई वाला प्रकाश को कहा जाता है, बुझा रहा है ना। अच्छा ऊपरों कौची है, नीचवा कौची है, चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति, और इस चाल का भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति, कट गया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों बराबर राशि का अनुपात है।
एक ही राशि का अनुपात है। इहो चाल तो चाल चाल कट न गया अपने में। तो अपवर्तनांक का कोई पूछेगा कि मात्रक क्या होगा, तो बोलोगे कि नहीं, ये मत बोलना कि नहीं बताएंगे, ये बोलना कि नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का मात्रक बोलो क्या होता है, करो जी। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? हाँ, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, समझ में आ जाएगा। अपवर्तनांक किसको कहा जाएगा? शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की, चलो बोलो, अपवर्तनांक का सूत्र होता है C/V। बोलो C/V। अपवर्तनांक को किससे सूचित करता है? म्यू या एन, म्यू या नॉट म्याऊ, इट्स म्यू। बोलो म्यू या एन। सूत्र क्या होता है उसका? C/, नहीं तो साइन आई बटा में, साइन आई बटा में, साइन आई बटा में किसका सूत्र है? अपवर्तनांक का। किसका सूत्र है? किसका? अरे कसके बोलो, अपवर्तनांक का मात्रक बोलो। कोई नहीं, अपवर्तनांक का कोई मात्रक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक। क्यों? क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। अपवर्तनांक क्या है? दो समान राशियों का। कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वायु का अपवर्तनांक। देखो, अगर निर्वात का अपवर्तनांक निकालोगे ना, निर्वात का जहां कुछ नहीं हो, उसका अपवर्तनांक होता है 1। कितना होता है? क्योंकि निर्वात में कुछ हो ही भी नहीं करता, लेकिन वायु में थोड़ा सा प्रकाश धीरे चलता है, तो यही से अपवर्तनांक कर्तन की स्थिति को बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 1.0003। बुझा गया ना। और अगर कुछ नहीं रहेगा तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1। पानी का अपवर्तनांक 1.33, किरोसिन का होता है 1.44, एल्कोहल शराब वो में कितना चलता है प्रकाश तेज? 1.36। देखो सोचो, प्रकाश है इसका तेज नहीं, अपवर्तनांक किसका है, और उसको पीने के बाद आदमी कितना तेज चलता है वो तो अलग बात है। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल देखे हो कहां देखे हो? और ही कहां देखे हो? अरे पेंट वेंट मारने के लिए आता है ना, वो तारपीन का तेल होता है वो। देख लिए? देखे हो, जानते नहीं हो। कार्बन सल्फाइड 1.36, बेंजीन 63, 1.50। पिघला हुआ क्वार्ट्ज का कितना होता है? 1 ये था तरल पदार्थ का। किसका? अब आता है ठोस पदार्थ का। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। सोचो, पानी का होता है 1.33 है, बर्फ का कम हो जाता है। क्राउन कांच 1.48 से 1.51, फ्लिंट कांच 1.53 से 1, कनाडा बाल्सम एगो हीरा जैसन है, ये 1.53, मणिक है ये 1.71, नीलम का 1.77, सेंधा नमक 1.54 और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2, समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? तो यह अपवर्तनांक है। बोलो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? इसको 1 मान के चलना। कितना मान के? पानी का अपवर्तनांक कस के बोलो, किरासिन का, एल्कोहल का, बोलो सब लोग, नहीं तो खड़ा करा देंगे हाथ जोड़वा के। तारपीन का तेल का, कार्बन सल्फाइड, बेंजीन का और क्वार्ट्ज का, समझ में आ जाएगा? बर्फ का अपवर्तनांक, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, कनाडा बाल्सम, मणिक्य, नीलम, सेंधा नमक और हीरा का। एक क्वेश्चन है इसमें, देखो, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। एकदम बढ़िया से इसको लिख के बनाएंगे, बुझा रहा है ना? दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया
गया है। प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है? कांच में प्रकाश, कौन है जी? कांच में प्रकाश की चाल। क्या दिया गया है? कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति। अब कितना सोच रहे होगा कि इनका याद नहीं खे लागत है। काहे याद नहीं खे? काहे कि अभी तुरंत बतैले रहन 2 गुना 10 के पावर 8, 2 गुना 10 के पावर 8। अभी बतावे लगलन 2 गुना 10 के पावर, अरे मूर्खबा तोरा याद नहीं खे। ओजा हम मीटर प्रति सेकंड बदले हो खब, हैजा क्या लिख ले बनी? तो किलोमीटर में 3 घटेगा नहीं, बोल बन जा तेज। शून्य में प्रकाश अपने नहीं खे याद, हमरा के कहत जा किलोमीटर प्रति अपने नहीं की याद। क्या पूछ रहा है जी? अरे लिखवा साहब, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर, कांच का अपवर्तनांक बराबर लिखेंगे सूत्र से। क्या सूत्र होता है? कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र होता है शून्य में प्रकाश की चाल। अब कांच का पूछा है तो कांच लिख देंगे नीचे ना, कांच में, अरे बोलो आए, कोई दिक्कत है? शून्य में प्रकाश की चाल 2 गुना 3 गुना 10 के पावर 5 मीटर प्रति, यहां 2 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति। कटेगा बबुआ, इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा। 3 क्या दबा 1.5 होला, यानी कि 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा? बोलो, आया समझ में? कोई दिक्कत? अरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? अब आता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक आता है अब? अपेक्षिक अपवर्तनांक। ये क्या कहलाता है? देखो, 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षिक, बात मत करो ना जी। 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2 हो, तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 के सापेक्ष, ध्यान से सुनना भी, जिसके सापेक्ष कहेगा उसी को नीचे रखना है। जिसके सापेक्ष कहेगा उसी को कहां रखना है? क्या बोला है? ध्यान से देखो, 1 के सापेक्ष, तो n1 को क्या कर देंगे? नीचे। n बराबर हो जाएगा n2 बटा में n1। और अगर 2 के सापेक्ष बोला तो n2 को कहां कर देंगे? नीचे, यानी कि n1 बटा में कितना हो जाएगा? बोलो, 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगर 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षित अपवर्तनांक कहा जाता है, इसमें हो जाता है अगर, चलो बताओ, अगर A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक पूछेगा, किसके सापेक्ष कर दिया? A के, तो n बराबर क्या हो जाएगा? NB बटा n, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको क्या कर देंगे? अच्छा बताओ, अगर R का सापेक्ष S का अपवर्तनांक पूछेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? S बटा में, अरे समझ में, जिसके सापेक्ष कहेगा उसी को क्या रखेंगे? देखो, 2 के सापेक्ष तो n2 को नीचे, 1 के सापेक्ष तो n1 को आगे। समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या क्या प्रभाव है। आज के लिए रहेगा इतना ही।